भारत दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका था और उसका जो पेपर था सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसमें जो ईवीएस का पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पेपर है, उसके 30 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो ऑफिशियल पेपर है वो आपको पता है जारी हो चुका है, जिसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। तो इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीटेट की 2022 में, उनका जो जुलाई वाला होने वाला है और 2023 में भी होगा, तो आपका आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपने कंप्लीट ऐसे 5 पेपर भी कर लिए तो ये मान लीजिए आपका 50% पेपर तो इन्हीं में से फंस जाएगा। क्लियर है। तो सीटेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री में, और फ्री में यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डाल दिया है ईवीएस के अंदर, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो इस ट्रेन की मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब एक बात बताइए, दूरी कितनी है 144 किलोमीटर की, बटे समय कितने है 2 घंटे का, कितना है 2 घंटे का, तो ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे हम मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 72 ही तो है आपका 72। अब इसको हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा। अब प्रति घंटा, अब तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मिनट का भाग, 60 से फिर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 3600 का भाग लगा देंगे, तो 00 से 00 हमारा कैंसिल आउट हो गया। और ये होगा 6 से अगर कैंसिल करेंगे इसको, तो 6 6 36, 36 दूनी 72, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। अब देखिए प्रश्न क्या है, आर्यनाथ क्या है, एक सपेरा है, और जब वो अपनी वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप यानी कि सांप के वाद्य यंत्र में बीन की अनुक्रिया करने का कारण क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कुत्ते वाला, तो आपने पढ़ा ही होगा, वो कुत्ता लार टपकाता है, वो आपने एक्सपेरिमेंट देखा ही पढ़ा ही होगा। तो वीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। देखिए जो सांप होता है, अच्छा जी ये सांप के बारे में जान लेते हैं। सांप को दिखाई नहीं देता, पहली बात तो ये सांप को दिखाई नहीं देता, वो जमीन के जो कंपन होते हैं, कंपनों से ही अपनी गति करता है। क्लियर है। तो वो क्या करता है, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण जो होता है, उसी से वो क्या कर लेता है, अपने सिर को इधर उधर घुमाता है और उसे पता चल जाता है कि हाँ बीन बज रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वीन की मधुर गंध, ऐसे तो कुछ नहीं है भाई, बीर की मधुर गंध कौन सी होती है भाई, हमें तो नहीं पता। सांप द्वारा अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है, ये कौन सी बात हुई, सीधा टेढ़ा कौन सुनता है, सुनता तो सभी है। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुकरण न करना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो क्या है, वो उस जमीन के कंपन से उसे सुनाई देता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण की बात करें, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्शन की बात करें, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले, एक किले के विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजन का उपयोग करना। आप आयोजन करेंगे ग्राफिक आयोजन का, ना जी ना, ऐसा तो नहीं करते हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं कर रहे हैं बच्चे को, तो संरचनावादी दृष्टिकोण इसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा और ये मेल भी नहीं खाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा। भाई सुना होगा अमेरिका के बारे में, अमेरिका कोई देश होता है, ऐसे सुनते हो तो छात्र हैं, सुना तो होगा ही। क्लियर है। तो क्या होगा कि जो विभिन्न देश हैं जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा
की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। ग्लोब से वहाँ पर क्या होगा, बच्चों के अंदर एक एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी उनके सामने दिखाई देगी, उनको सारे के सारे कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे, सभी देश दिखाई देंगे। तो ग्लोब का अगर यूज़ करते हैं तो उनके अंदर पर्सपेक्शन, दृष्टिकोण और उनकी स्ट्रक्चरल क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, वो पूछ भी सकेंगे बहुत सारी चीज़ों को। ठीक, तो इस ऑप्शन पर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। ये कौन सी बात है, जानवरों के कानों की तस्वीर उपयोग करना गलत है। पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर रूपरेखा बनाना, ना जीना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, ऐसे करके आप मानचित्र को बनाएंगे तो यहाँ बनाना मोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। अगर यहाँ हम मानचित्र बनाने की कोशिश करें, ऐसे करके ये गया ना इंडिया, अब ऐसे नहीं बन पाएगा भाई, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अहमदाबाद, यहाँ गुजरात के पास है अहमदाबाद और दिल्ली होगा ऊपर, दिल्ली कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अब आपसे पूछा हुआ है अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा, तो अहमदाबाद ये रहा, इससे दिल्ली की दिशा कहाँ होगी। तो देखिए ऊपर होगा नॉर्थ, ऊपर होगा नॉर्थ और इस साइड में होगा ईस्ट। तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे ये डायरेक्शन बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी, तो क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बन जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन ही है, उत्तर पूर्व की दिशा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। लगाइए भाई राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर देते हैं, लेकिन आसान सवाल है इस वजह से। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो इस समय भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख और जम्मू, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इन दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश आपके बन जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल आपसे पूछा गया है। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट और मापने योग्य और प्राप्य है। तो ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था, गलत बात है। छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उन्हें संरक्षित करने में मदद करेंगे, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखें, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। बच्चे क्लासिफिकेशन करेंगे चीज़ों को, उनके जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पर ध्यान देंगे और उनके अंदर जो प्रयुक्त सामग्री हैं उन पर ध्यान देंगे, तो वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो बच्चा है वो ज़्यादा एक्टिव होगा और यहाँ पर भी बात करें सक्रिय भागीदारी अपनी निभाएगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें दोस्तों, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करना, ना जीना, ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। लगाइए क्या होगा राइट आंसर। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक और घड़ियाली यानी कि मगरमच्छ, ये क्या करते हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है। सांप जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, भाई स्थल में भी रह सकता है, ठीक है। मेंढक भी रह सकता है जल स्थल में, ठीक है। घड़ियाली मगरमच्छ भी रह सकता है, लेकिन क्या छिपकली रह सकती है, ना जी ना। तो छिपकली की वजह से गलत हो गया। इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं, तो ये तो नहीं है, ठीक। सल्क से ढका रहता है सांप का, क्लियर। ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इन
का 3 कोष्टकों का हृदय होता है, लेकिन जो मेंढक होता है ये 4 कोष्टक का हृदय होता है इसका, तो ये भी गलत हो गया। ये अंडे देते हैं, हाँ सांप अंडा देता है, छिपकली अंडे देती है, मेंढक अंडे देते हैं, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ भी क्या करता है, अंडे ही देता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये अंडे देते हैं, सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ ये सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोचमपल्ली एक शहर है, क्या है, देखिए नाम अजीब सा दे रखा है, उससे आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार के का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमगादड़ रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है। देखिए तमिलनाडु की बात करें, नाजीना, कर्नाटक नहीं होगा, केरल नहीं होगा, राइट आंसर आपका तेलंगाना है। तो तेलंगाना इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तेलंगाना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी गोल जैसी गोल है, ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े होंगे। अब पृथ्वी की बात करें तो हमारे सापेक्ष किस देश के उल्टे खड़े होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, यहाँ अगर इंडिया है तो यहाँ पर आपका कौन सा देश होना चाहिए, आपका जो देश होना चाहिए वो होना चाहिए अर्जेंटीना। क्या होना चाहिए, अर्जेंटीना, तभी आपका राइट आंसर बन पाएगा। अगर हम यहाँ हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ पर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। युगांडा की बात करें तो ये भी नहीं होगा। इंडोनेशिया की बात करें तो बीच में ही यहाँ पर इंडोनेशिया पड़ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन अर्जेंटीना यहाँ पर आपका बन जाएगा, तो अर्जेंटीना यहाँ पर बनेगा आपका, अर्जेंटीना यहाँ पर पंपास घास का मैदान यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका के करीब पड़ेगा आपका अर्जेंटीना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। मतलब छात्रों को क्या सिखाना चाहती है, जो विश्व धरोहर स्थल है जैसे ताजमहल है, गोलकुंडा की खान है और सांची का स्तूप है, ठीक है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, इनके बारे में जो विश्व धरोहर स्थल हैं इनके बारे में उनकी वास्तुकला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहती है। अब उसको क्या कर, सबसे ज़्यादा उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए इस तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी होगी, तो ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर नाजीना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नाजीना, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर नाजीना, आभासी वास्तविकता यानी कि वो अपने से समझ सकें चीज़ों को, ऐसा हो, आभास तो हो लेकिन उससे उसकी वास्तविकता का पता चल सके कि हाँ ये ऐसा ही है, मतलब चीज़ों को समझ सके, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त सवाल है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या है सवाल, अब सवाल को पढ़ लेते हैं साथियों। तो सवाल है, उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं, मतलब दो लोग हैं, उजायरा है और कौन है, सहमीर है, दोनों क्या कर रहे हैं, ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी भी ऐसी रेखाएं हैं, पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं, मतलब उजायरा कह रही है। अब सहमीर क्या बोलता है, सहमीर बोलता है होनी ही चाहिए, यह इस बात में, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब एनसीईआरटी की जो 5th क्लास की बुक्स है इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कौन मदद करेगा, तो इसके विकल्प देख लेते हैं साथियों। विकल्प देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार आप लोग, मतलब दिमाग की दही कर देते हो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके ऑप्शन देखते हैं। आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है। अच्छा, इससे पता चलेगा कि ग्लोब पर क्यों रेखाएं होती हैं, भारत में भी रेखाएं होंगी, राज्यों में रेखा होंगी, ना जी ना, ऐसे थोड़ी होगा। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इससे समझाओगे, मतलब पूरे ग्लोब को समझा दोगे इससे, ऐसा थोड़ी हो सकता है बच्चे, मतलब एक छोटा सा बच्चा है तो आप उसको कॉपी से समझाने का प्रयास करोगे, देख बेटा कॉपी पे जैसे लाइन होती है ऐसे ग्लोब पे लाइन होती है, ऐसे थोड़ी होगा। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं,
तब आप बताएंगे कि जब आप ज्यामिति का यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से आप ग्राफ बुक का प्रयोग कर रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर, उसी तरीके से ग्लोब पर जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखा है, मकर रेखा हो, कर्क रेखा हो, चाहे जो भी रेखा है, उन रेखाओं को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उससे आप डिनोट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं, तो आप ऐसा नहीं दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे, चलिए भाई साहब अल बरूनी कौन थे, विद्वान थे, जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से पूर्व किया था, ठीक है, के बारे में सही कथन चुनिए। तो अब देखिए अल बरूनी के बारे में बताना है। वह एक यात्री थे, तो पक्की बात है, सही बात है, अल बरूनी यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और प्रेक्षण किया, उसके बारे में लिखा। बहुत सही बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह अफगानिस्तान से आए थे, ना जी ना, अफगानिस्तान से तो नहीं आए थे। ये अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर था, एक ऐसे ही नाम है उसका, वहाँ से आए थे। चलिए तो ये तो छोड़ दीजिए। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से विभिन्न लगी। बिल्कुल राइट है, जो उनको अपने देश में नहीं दिखी अल बरूनी साहब को। उन्होंने क्या किया, भारत में भ्रमण किया, घूमे, सभी क्षेत्रों में डोले, तो उन्होंने देखा कि ये चीज डिफरेंट है हमारे यहाँ से, तो उन्होंने उन सभी को क्या कर दिया, छाप दिया, लिख दिया। तो सी भी सही हो जाएगा। इसके बाद डी को देखें। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, हम अपने पास्ट के बारे में, अपने सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा था और उन पर अन्वेषण कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के ताला बनाने की कुशलताओं का उल्लेख किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए सी डी ई सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं। वही क्वेश्चन पोचमपल्ली निम्नलिखित में से सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय भागीदारी, सक्रिय शिक्षण, एक्टिवली एजुकेशन कौन प्राप्त कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट प्राप्त कर रहा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए पोचमपल्ली, साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों का चित्र बनाएंगे। ना जी ना, आप क्लास में वीडियो दिखा रहे हो बच्चों को, ऑडियो वीडियो का यूज कर सकते हैं, लेकिन किन के लिए यूज कर सकते हो, जो दृश्यवादित है, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दो छात्र मिलकर फूल के विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। आप बच्चों को टास्क देके उनको बस व्यस्त करने का प्रयास थोड़ी कर सकते हो भाई। इसके बाद क्या है, छात्र तो इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। अरे भाई तुम रिपीट करवाओगे बच्चों से, आपने श्यामपट्ट पर छाप दिया, वो उससे नोट कर लेंगे, सीखेंगे क्या इसमें, कुछ नहीं। तो ऐसे थोड़ी होगा। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण, माइंड मैप बनाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका। माइंड मैप बनाएंगे, मानस चित्रण करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, सोचना इसमें वहां पर आएगा। अगर वो सोचेंगे तो सक्रिय भागीदारी उनकी होगी, सक्रिय शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। दो छात्र हैं, एक छात्र क्या है, छात्रा है एक्स है और दूसरी छात्रा है वाई। अब क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, जो क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट है वो उनके अनुसार दी गई है। तो एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, वाई आयु 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा ये समझेंगे। एक्स की रक्त क्षीणता अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई रोगी नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लें, एक्स और वाई दोनों रक्तक्षीणता के रोगी नहीं है। हाँ है तो भाई, एक्स तो है, ये गलत है। एक्स वाई दोनों रक्तता के रोगी है, ना जी ना। वाई रक्तक्षीणता या रक्तता की रोगी है, जबकि एक्स नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि जबरदस्त सवाल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस आप कंफ्यूजन में हैं करें कि नहीं करें। आपको अच्छा लगे तो करिए, ना लगे तो मत करिए। लेकिन हाँ, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सीटेट में जाना चाहते हो, अब की बार सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, सीटेट के अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आंख बंद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है साथियों, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ऑप्शन की बात करें, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट पर तिरछा करना। ये तो भाई सही है। भाई आप क्या करोगे, कौन सा तरल तेजी से बहता है? तेल को बहाइए, पानी को बहाइए, पेट्रोल को बहाइए, डीजल को बहाइए, मिट्टी को तेल, केरोसिन को बहाइए, कुछ और भी बहा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो तरल तेजी से बहता है उसकी क्या करोगे, एक बूंद प्लेट पर डालेंगे और उसे तिरछा करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कौन तेज भागता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद सीख रहा है, करके सीख रहा है, मेकिंग बाई डूइंग हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। भाई ऑप्शन अगला क्या है, पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है। अच्छा जी, ये देखेंगे आप, मतलब प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त ये करेंगे कितनी दूर तक देख सकते हैं। प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, यानी कि ये तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लें। अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, ये भी नहीं होगा। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए या गिरकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है, ये भी नहीं होगा। देखिए आंसर सेकंड थर्ड हो सकता था, लेकिन इससे भी अच्छा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 60। लगाइए राइट आंसर। कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब लगाएगा? बहुत ही जबरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पेपर चाहिए? ये वाला पेपर अगर आपको चाहिए और आपको पेपर लगा, मतलब इस पेपर को चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति है। पक्षियों की क्या है? एक स्पीसीज होती है, स्पीसीज बोलते हैं प्रजाति को, जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। नर पक्षी क्या करता है? सुंदर सुंदर घोंसले बुनेगा और मादा पक्षी क्या करेगी? उन सभी घोंसलों को देखती है। अरे निठल्लो, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि पत्नी सिर्फ खाना बनाएगी और आराम से तुम तो कहोगे ले आओ खाना। अरे तुम्हारी तरह थोड़ी होगा, ये पक्षी हैं, ये तुमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। मजाक कर रहे हैं भाई। चलिए तो क्या करें, जो नर पक्षी है वो सुंदर सुंदर घोंसले बुनेगा और मादा पक्षी सभी घोंसलों को देखती हैं। यानी कि मादा तो देखने का प्रयास कर रही हैं, जबकि नर क्या कर रहे हैं? बुन रहे हैं। उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है? लगाइए राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल है और ये ऐसा सवाल आपको याद भी होना चाहिए। क्या है? देखिए, एक ऐसा स्पीसीज, एक ऐसी प्रजाति जो नर पक्षी क्या करेगा? सुंदर सुंदर घोंसले बनाएगा, नए 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 घोंसले बनाएंगे नर पक्षी। और जो मादा पक्षी है वो क्या करेगी? सबको चेक करेगी, कौन सा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंडा गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंडा गिर जाए और धड़ाम से फूट जाए, ऐसा ना हो। वो उसका निरीक्षण करती है और फिर जो सबसे अच्छा लगेगा और उसी में क्या करती है? अपना अंडा देता है। ऐसा पक्षी जिसका नाम क्या है? तो कोयल नहीं, बसंत गौरी नहीं, शक्करखोरा नहीं, बीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है साथियों। तो बीवर पक्षी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है साथियों, लगाइए राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा बड़ा सवाल है, समझ समझ के करेंगे, पढ़ पढ़ के करेंगे। सवाल क्या है, सवाल को पढ़ लेते हैं। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, मतलब भावनाओं को साझा करने के लिए एक दूसरे में चर्चा का विषय बनाने के लिए क्या करता है, एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। वो पूछ रहा है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में भावनाओं का क्या मतलब है, आप भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, हम हर उस समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। गलत, संवेदनशील कर रहे हो भाई। थर्ड ऑप्शन क्या है, भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। लाइए भाई, कितना जबरदस्त सवाल दिया है, आंसर दे रहे हैं। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। हाँ, हम मानते हैं, जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। ना जी ना। आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं और अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उसके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। मनोवैज्ञानिक बनेंगे, हर बच्चा थोड़ी बनेगा, आप क्यों पढ़ा रहे हो। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। समाज क्या है, समाज क्या है, ये अगर आप समझ गए तो आप इसका आंसर लगा देंगे, अगर आप समाज के बारे में थोड़ा सा भी समझ गए। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है। तो फर्स्ट है ऑडियो कॉल, वर्चुअल बैकग्राउंड, चैट में जीआईएफ और म्यूट बटन। तो इसका राइट आंसर क्या है, चैट में जीआईएफ। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। नीचे जो भी जीव दे रखे हैं वो जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, किलचिड़ी, बिच्छू। क्रमशः शब्द दे रखा है, इसको थोड़ा पढ़ना है। तो छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है, बिल्कुल राइट आंसर है। चमगादड़ स्तनधारी है, बिल्कुल ठीक। कलचिड़ी पक्षी है, ठीक। बिच्छू कीट है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों नहीं है, तो छिपकली सरीसृप है, ठीक है। चमगादड़ पक्षी है, मान सकते हैं, लेकिन किलचिड़ी स्तनधारी ये गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन छिपकली स्तनधारी, ठीक, देख लेते हैं। चमगादड़ सरीसृप गलत हो गया। और इसके बाद ये सरीसृप, चमगादड़ सरीसृप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ऐसा होता नहीं, एक पैमाना भी है, तो ये इसके बराबर है। एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मारसा बुर्ज के बीच की दूरी मापी गई है 13.3 सेंटीमीटर। इन दोनों बुर्ज के बीच की दूरी क्रमशः होगी, तो इसमें गुणा कर देंगे बस 13.3 का। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे, तो ये आपका जो आ जाएगा वो 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। किसकी परीक्षा, फूड जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में, फूड टेस्टिंग की जो अवधारणा है उसको सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये नोट कर लीजिए आप। फॉर दिस क्वेश्चन एम्बिग्यूटी, मतलब जो अस्पष्टता है वो पाई गई, इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर। कैंडिडेट विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन इफ
एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर चूजन, यानी कि आपने फर्स्ट या थर्ड में से कोई सा भी चुना है तो आपको इसका राइट आंसर 1 नंबर मिलेगा। तो इसका पापड़ और चिप्स दोनों ही सही था, भाई साहब का एक भी सही नहीं है, फोर्थ लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? पाक शास्त्र पर तो छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना गलत होगा। कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना गलत होगा। कक्षा के छात्रों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना ना जीना। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के लिए मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं, बेचते हैं, बिल्कुल सही होगा। और ये बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा भी गया है इस प्रकार का कार्य। और बच्चे मतलब अब तो सीबीएसई बोर्ड के सारे जो स्कूल्स वगैरह हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिली है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अगर हम देखें तो खेल की प्रत्यक्ष मैदान, पुलिस थाना, कूड़ा एकत्र करना, नाई इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता पर विचार सिखा रही है। तो इसके लिए नाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए हैं, उचित क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गुड़ाई करोगे, उसके बाद बीज को बो दोगे। पहले गुड़ाई करोगे मिट्टी की, फिर उसके बाद बीज डाल दोगे, फिर अगर खरपतवार आ रही है उसको हटाओगे। इसके बाद आप क्या करोगे, प्याज को उखाड़ोगे और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं मतलब जब फसल का काम समाप्त हो जाएगा तो लोग एकत्र होंगे और त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, मज़े करते हैं, गाते हैं, नाचते भी हैं। उनके इस विशेष नाच का नाम क्या है? देखिए मिजोरम में जो नाच होता है उसे बोलते हैं चेराओ नृत्य। क्या बोलते हैं? चेराओ नृत्य। तो ये नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए। मतलब अपनी जो आगामी प्रदर्शनी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें, गोंद ही खराब हो जाएगा, गलत है। छात्रों को साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें, मतलब सब के सब एक ही में कर लो भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता है। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है, किन में नहीं, ये भी नहीं। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन्हें उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो छिपछिपी हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 27। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, मतलब दूसरे देश का है, मान लीजिए अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, मान लीजिए नल्ले पाकिस्तान का है। वहाँ कौन पढ़ा रहा है उनको? पाकिस्तानियों को हम ही पढ़ा देंगे, क्योंकि वो तो बम बनाना सीखते हैं, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक, हम उनको कम से कम एम्स के डॉक्टर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बनाना सिखाएंगे, हम उनको पायलट बनाना सिखाएंगे, कुछ तो सिखाएंगे। वो बम बनाना सीख रहे हैं, इससे तो बढ़िया इंडिया ही पड़ेगा उनके लिए। तो एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सेकंड से देखते हैं, छात्रों को नए छात्रों के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे महत्व देते हैं आदि। छात्रों के कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। स्थानीय
नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं। फर्स्ट है, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चा करना, यहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 28। अधिगम उद्देश्य, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी लोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं, गलत है। यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पर आप प्रश्न कर रहे हो। और गैर संचारी, जो संचारी रोग हैं उनसे गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में ये बात आपकी सक्षम होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अदर ऑप्शन की बात करें साथियों यहाँ पर, तो अदर ऑप्शन है आपका तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना, गलत हो जाएगा। छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंध परिवर्तनों का वीडियो दिखाना, ना जीना। छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे, ना जीना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान आपको करना है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर असम की बात करना है तो आप असम को किससे मिलाएंगे। असम की बात करें तो असम में मजबूत बांस के बने ढालू होते हैं, तो यानी कि A5 होगा। बी की बात करें साथियों तो बी यहाँ पर लद्दाख में पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती है, ये भी ठीक है। सी की बात करें तो ये आपका मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश, पत्थर लकड़ी के बने ढालू और छतें होती हैं। और डी की बात करें राजस्थान की, तो इसमें मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी को करेंगे, फिर उसके बाद मैथ को करेंगे। मैथ मैंने आपको करा ही दिया है, क्या क्या करा दिया है। मैथ का आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, CDP के 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। अब आपका EVS का भी आज कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चन। तो बचे भी जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम समय समय पर आपको कराते रहेंगे। तो आप सभी को बता दें, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और एडवांटेजेस होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।